एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। टू ड्राइव एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या? टू ड्राइव एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक क्वेश्चन से ही सीख लेते हैं। सही बात है। चलो एक क्वेश्चन से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक सपोर्ट है, यहां से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब को लटका दिया गया। ये बॉब है, इसका मास m है। स्ट्रिंग का यहां से यहां तक लेंथ है, उसको l बोल दिया। ठीक है, l क्या हो गया? यहां पर लेंथ हो गया। तो l है यहां पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, m हो गया मास ऑफ द बॉब। ये जो नीचे इस तरह से हैंग कर रखा है, स्फेरिकल चीज होती है, ब्रास या फिर स्टील से बना होता है, उसको बोलते हैं बॉब। तो उसका मास m है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या हुआ कि भाई पेंडुलम को ऐसे लटका दिया और ऑसिलेट करवा दिया। अब वो ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। अब यहां से गया, वापस आया, जो टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड है। तो यहां पर कैपिटल T दे रखा होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है, क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है। डिपेंड्स ऑन क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, इसने बोला है। देन ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो। तो भाई ये क्वेश्चन है। तो T क्या है? टाइम पीरियड है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। L लेंथ हो गया, M मास हो गया। अब फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको। क्या बात करें, आपको फॉर्मूला नहीं आता, ड्राइव करना है। ओके, तो कैसे किया जाए? ओके, तो तरीका क्या रहेगा? बेसिक अप्रोच क्या रहेगा? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो, एक लाइन में लिखा हो, 4 लाइन में या चाहे 10 लाइन में, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कोई एक चीज। यहां पर T टाइम पीरियड डिपेंड करेगा किस पे? कुछ 2 या 3 चीजों पे डिपेंड करते हुए खास तौर पे बोलेगा। यहां पर डिपेंड कर रहा है L पे, M पे और G पे। तो भाई ये डिपेंड कर रहा है, T डिपेंड्स ऑन L, M एंड G। भाई इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यही पता चल रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, आपको इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है कि भाई हमेशा एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पहला वाला क्या? L का पावर कुछ मान लो, X मान लो। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का पावर कुछ और, चलो Y मान लेते हैं। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G राइज्ड पावर कुछ और पावर, चलो Z मान लेते हैं। तो इनके पावर्स को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना? पावर X, पावर Y, पावर Z या पावर ABCD, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। ये तो वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू निकाल के अभी देखना, रखेंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो T डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड T डिपेंड कर रहा है किस पे? इन तीनों पे। तो हमने तीनों का ऐसा मान लिया। चलो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज्ड पावर X, M रेज्ड पावर Y और G रेज्ड पावर Z। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे हमेशा। चलो उसको K से दिखा देंगे। तो ऐसे दिखा दिया, यहां पर दिखा दिया। अब ये जो K है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट इतना तो पता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसकी यूनिट नहीं होगी, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो K क्या है? वेयर, इक्वेशन नंबर 1, वेयर K इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। K का पक्की बात है कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। K इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी या कांस्टेंट जो भी है।
ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई हो गया, 2 पाई हो गया, पाई बाय 6 हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, कुछ भी जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो आंसर आपका यही है। मगर आपको करना क्या है, एक काम और करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ला करके रख देना है कहीं से। तो निकालना पड़ेगा आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन में अप्रोच ये रहेगा, एक चीज 2 या 3 चीजों पर डिपेंड करते हुए बोलेगा, ठीक है, तो वो चीज एल पे, एम पे, जी पे डिपेंड कर रहा है, तो पावर एक्स वाई जेड इस तरह मान लो कि भाई डिपेंड कर रहा है। कंबाइन कर लो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक कांस्टेंट लगा लो, टक, यहां तक पहुंच जाएंगे, टक। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अभी तक डायमेंशंस का कोई रोल नहीं था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में डायमेंशंस का रोल रहने वाला है। तो हम यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो कैसे, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? बिल्कुल गलत चीज थोड़ी ड्राइव करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कोई पूछ सकता है बच्चा कि भाई एक्स वाई जेड के पावर के डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल क्यों है, इनवर्सली क्यों नहीं है? अपने आप आ जाएगा, इसका पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अपने आप आएगा सॉल्व करने पे। आपको इनवर्सली मांगने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली से काम चल जाएगा। अगर पावर मान लो कि -1 आना चाहिए तो अपने आप आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपने ऐसे अज्यूम कर लिया, जो भी पावर है, जैसा भी है, रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है, कैसा भी है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप आएगा सॉल्व करने पे। इनके पावर एक्स वाई जेड जब आप निकालोगे सब कुछ पता चल जाएगा, समझे? तो चलो भाई, यहां तक तो पहुंच चुके हैं बच्चों। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है, गलत थोड़ी ड्राइव कर रहा है। तो यहां पर दोनों तरफ डायमेंशन भी बराबर होंगे, ओके, दोनों तरफ डायमेंशन बराबर होंगे। तो डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू, के का तो कुछ होता नहीं है, एल का डायमेंशन पावर एक्स, एम का डायमेंशन पावर वाई, और जी का डायमेंशन पावर जेड। ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन से लिख रहे हैं, तो ऐसा लिख दिया आपने, लिख दिया ना, खत्म बात। अब क्या बोलता है वो कि भाई चलो इनकी रखते हैं। तो एल ही है, कैपिटल एल हो गया, पावर एक्स, एम तो एम ही है, कैपिटल वाई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही। क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? एल टी माइनस 2 होगा, एल टी माइनस 2 होगा। समझता नहीं है बात को, ये पावर जेड हो गया, ये टी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, टी का टी होता है, खत्म बात। चलो इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं ना? हाँ, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। आपने क्वेश्चन को मिटा दिया भाई, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, इसको भी मिटा दिया। चलिए जी, आराम से काम करते हैं। तो अब चलो थोड़ा सा ओपन कर लो, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहां पर ये इस तरफ में देखें तो एल रेज़ पावर एक्स, सारे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एम रेज़ पावर वाई, भाई एल का पावर ये जेड आएगा यहां पर, और यहां पर टी का पावर -2 जेड भी आएगा। अब ब्रैकेट लगा दिया कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, ओके। इधर सिर्फ टी है, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एम रेज़ पावर 0, एल रेज़ पावर 0, टी रेज़ पावर 1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखो यहां पर, तो यहां पर देखो एम रेज़ पावर वाई है, एल रेज़ पावर एक्स प्लस जेड है, और टी रेज़ पावर -2 जेड है। ओके है ये? बिल्कुल ओके है ना? बिल्कुल ओके है। तो भाई बेस सेम था, पावर ऐड कर दिया। ओहो, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन आपका एम क्या था? आपका एम क्या था? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना था ना? ओके, इधर देखो 2 रेज़ पावर 3 है, इंटू 4 रेज़ पावर 2 है, या 20 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3 इंटू 4 रेज़ पावर 6। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं दुनिया में? नो 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 नो, बराबर नहीं हो सकते। अब भाई बेस सेम है, देखो यहाँ 2 2 4 4, तो पावर्स भी सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तभी ये इक्वल होंगे। तो अगर मैं 6 की जगह पे 20 लिख दूं, तो क्या अब ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। यस यस यस। इसका मतलब क्या है? इधर भी देखो, इधर देखो, आप इधर भी देखो, देखो इधर गौर से देखो, एम का पावर जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए, एल का पावर जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए, टी का पावर जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। बेस सेम है, पावर सेम होना चाहिए।
तभी ये इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहां पर कंपेयर लिखना चाहिए, अंग्रेजी में लिख दो, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी, ठीक है, बोथ दी साइड्स भाई दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं बच्चों, अपने आप आएगा। चलो कंपेयर करते हैं, m का पावर जो इधर है क्या है, y है, इधर क्या है 0 है, तो y इक्वल टू 0, खत्म, इक्वेशन नंबर 2। अरे कितना आसान था, कितना शरीफ था, तुरंत आ गया आंसर। m का पावर जो इधर है वही इधर, l का पावर इधर क्या है, x प्लस z है, z को मैं ऐसे लिख रहा हूं देख लो, और इधर क्या है 0 है। अरे वाह भाई, इक्वेशन नंबर 3। t का पावर इधर है और इधर बराबर होना चाहिए -2z, और इधर क्या है 1 है, तो z इक्वल टू -12। ये भी बड़ा शरीफ निकला, ये थोड़ा सा बदमाश लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, कैसे भी सॉल्व करो, आपको तो इक्वेशन मिल गया, 10th में सीख रखा है आपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से x मिल जाएगा और ये आएगा माइनस का z, भाई इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस, और ये माइनस का हाफ, तो ये आ गया हाफ, तो x भी आ गया, वो आ गया हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सब कुछ मिल गया, अब तो आंसर लिखने की बारी है। ओके, तो जो भी मिला है आपको x y z सारा उठा के इसमें लिखने का, और क्या आंसर आ रहा है ये देखने का। चलो देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग the values of x, y and z in 1, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, t इक्वल टू k l रेज़ फॉर x, x यहाँ पर है हाफ, देख रहे हैं हाफ है, ठीक है, l रेज़ फॉर x है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, हाफ, के टर्म में आएगा मेरे आंसर, m जो है m ही रहेगा, और क्या आएगा यहाँ पर m का पावर क्या, y एंड व्हाट इज द वैल्यू y 0 है, ओहो खत्म है। तो अच्छा जी, g का पावर z है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो g का पावर z कितना आया था, माइनस हाफ आ गया क्या, बिल्कुल सही बात। दुनिया में किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर आता है 1, तो m रेज़ फॉर 0 आ जाएगा 1, तो t इज इक्वल टू k l रेज़ फॉर हाफ, ये तो आ गया 1, m का पावर 0 1, ये नेगेटिव है पावर, नीचे ले जाते हैं, तो ये पावर का साइन चेंज हो गया, देखो नीचे पहुंच चुका है। हमने एज्यूम नहीं किया कि डिनोमिनेटर में अपने आप आएगा सब कुछ जो आना है। अब आप देखो यहाँ पर टक रूट का मतलब होता है पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो भाई रूट ऐसे लिख सकता हूँ k और रूट l अपॉन में रूट g, आप चाहो तो एक साथ ही लिख सकते हो रूट में, तो k रूट l बाई g, तो बस खत्म हो गया, यही आंसर है। सारे आंसर k के टर्म्स में आएंगे, हमें k की वैल्यू नहीं पता, डायमेंशन एनालिसिस k के बारे में कोई बात नहीं करता है, बस एक ही बात करता है कि ये डायमेंशन लेस है। वैसे मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। ऑसिलेशन में कभी हम सीखेंगे और ड्राइव करेंगे, कोई और तरीका होगा, ये आता है फॉर्मूला, ये होता है, ये सोच के मैंने बना दिया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर k की जगह पे क्या है 2 पाई है, बट हमें इसके बारे में नहीं पता डायमेंशन एनालिसिस का कि कुछ लिमिटेशंस है, उनमें से एक यही है कि ये k के बारे में नहीं बताता कुछ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में ये कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया, जिन के प्रोपोर्शनल बता रहा था ऐसे लिख दिया, पावर x पावर पाई y पावर z एक साथ लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, टक। अब इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, भाई k का तो कुछ होगा ही, डायमेंशन लेस है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, कहीं किया था सिंप्लीफाई, ये रहा। फिर m l और t के पावर, m का पावर इधर और इधर इक्वेट कर दिया, l का पावर इधर और इधर इक्वेट कर दिया, t का पावर इधर और इधर इक्वेट कर दिया, इक्वेशंस मिल गए, सॉल्व किया, एक्स वाई जेड मिल गया आपको, यहाँ उठा के रख दिया एक्स वाई जेड और आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगर आ गया ये तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि भाई ये पाइप है, ओके ये पाइप है, ध्यान देना, इस पाइप का क्वेश्चन है, इस पाइप, कोई पाइप है, इस
पाइप का कुछ रेडियस होगा आर, तो आर क्या है, रेडियस है यहां पर इस क्वेश्चन में रेडियस है, और इस पाइप का लेंथ एल होगा, एल क्या है, लेंथ है। ओके, और इन दोनों एंड के अक्रॉस यहां लिक्विड एंटर करता है, कुछ प्रेशर होता है, यहां पर कुछ और होता है, तो यहां पर P दे रखा होगा प्रेशर डिफरेंस। P क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, पानी का प्रेशर होता है ना वही, तो फिलहाल तो वही समझो। वैसे जानकारी के लिए P/L को बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, P/L को कि भाई कितना प्रेशर डिफरेंस है दोनों एंड्स में और लेंथ कितना है, तो प्रेशर डिफरेंस बाय लेंथ होता है प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, ये गिवन होगा, इस तरह की चीजें सारी चीजें होगी। अच्छा, V है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो कि मैंने लिख भी रखा है यहां पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये है। चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि कहता है कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, थ्रू अ पाइप डिपेंड्स ऑन किसकिन चीजों पे, नंबर 1 रेडियस, रेडियस ऑफ पाइप यानी कि आर, कॉमा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि P/L, एंड तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट, ये इन दोनों को एक साथ लिया, ध्यान देना, अगर इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे तो 4 वेरिएबल बन जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, डायमेंशन से नहीं कर सकते सॉल्व। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहां पर इन पे डिपेंड कर रहा है। तो ड्राइव फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, समझ में आ गया भाई। तो भाई अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पूरा पढ़ डालो, तो आपको दिखेगा क्या, एक चीज, V जो है डिपेंड कर रहा है। ये V क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, किस पे, ऑन, किस पे, एक तो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे, P/L को इकट्ठा लेना है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, और डिपेंड कर रहा है ईटा पे। तो अब आपको फॉर्मूला बनाना है V के लिए, तो तरीका वही रहेगा, पहले एज्यूम करेंगे टक टक टक, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी होगी। तो भाई प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन फिर से एज्यूम करेंगे, लेट V क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम नहीं है ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वेलोसिटी भी नहीं है, ध्यान रखना बच्चे यहां गलती करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे डिपेंड कर रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। तो आर का पावर x मैंने मान लिया, अपने आप आएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आना है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डिवाइडेड बाय L का पावर y, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा और e टू पावर z। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपने देखा ये तीनों के डायरेक्टली डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसने नहीं बोला, हमने खुद एज्यूम किया, समझे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज्यूम कर लिया, इनवर्सली हो या कुछ भी हो, अपने आप आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आप वैसी आ जाएगी। बस आपको हमेशा यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही एज्यूम करना है, अपने आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बताएगा, सब कुछ सच का सामना होगा। चलो तीनों को फिर से कंबाइन कर देते हैं जैसे करते थे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज पावर एक्स, P/L का पावर y हो गया,
ईटा रेज पावर जेड हो गया। क्या प्रोपोर्शनलिटी को हटा देना चाहते हो? ठीक है, हटा दो, एक कांस्टेंट लगा दो, के से दिखा दो, और चलो भाई लगा दो, तो ईटा रेज पावर जेड। ठीक है, तो यही आंसर होगा। बस आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के रखना है। और अभी तक डायमेंशन एनालिसिस यूज नहीं हुआ कुछ भी, अब होगा। तो भाई समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो, लिख दो अंग्रेजी में वैसे ही, वेयर के इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ये लिख देना, के इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? बिल्कुल, गलत थोड़ी ड्राइव करोगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा। भाई के का तो कुछ होता नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो v का डायमेंशन फॉर्मूला, के को तो छोड़ दो, r का पावर x, p बाय l का पावर y, और ईटा का पावर आ गया आपका z। चलो इनकी वैल्यू रखो, रख दो। l का पावर x, प्रेशर का क्या होता है, लेंथ का क्या, लेंथ का तो l होता है, प्रेशर का देखो निकाल रखा है, लिख रखा है यहाँ पर, देख लो। मैं फिलहाल लिख लेता हूँ, सीधा आपको आना चाहिए फोर्स अपॉन में एरिया वाले फॉर्मूले से। तो ये आ गया m l रेज़ पावर -1 p रेज़ पावर -2, लेंथ का l होता है, ठीक है, पावर y है तो y लगाओ, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ है भाई, m l रेज़ पावर -1 t रेज़ पावर -1 ऐसा होता है, पावर z है तो z लगा दो। तो ये अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का क्या होता है, गलती मत करना, करवा रखा आपको फर्स्ट वीडियो में देखें, अगर नहीं आता तो उसमें करवा रखा होगा। तो ये l³ t रेज़ पावर -1, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ m रेज़ पावर 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। चलो आगे और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, और सिंपलीफाई करते हैं आगे। इसको मिटा देता हूं, अब क्वेश्चन मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया। स्नैपशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं हट चुका। ओके चलो, तो अब मैं इसको मिटाता हूं, अपना काम हो चुका है ये वाला। ला 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 ला। तो प्यारे बच्चों, करो सिंपलीफाई करो। तो यहां पर चलते हैं, तो यहां पर आ गया m रेज़ पावर 0 l³ t रेज़ पावर -1, यहां पर आएगा। चलो भाई ओपन करो, तो यहां पर ये पावर l रेज़ पावर x है, ओके जी। यहां पर करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा l रेज़ पावर -2, तो यहां पर लिखना चाहिए m का पावर, देखो सबका पावर y है, तो m रेज़ पावर y ऊपर ले जाएंगे तो l रेज़ पावर -2 है, और ये y और आ जाएगा, t रेज़ पावर -2y और आ जाएगा। यहां पर चलते हैं, खुद कैलकुलेशन करते जाएं, चेक करेंगे कहीं गलती ना हो कैलकुलेशन में। ऊपर जाएंगे, देखो सबका पावर z l रेज़ पावर -z t रेज़ पावर -z। चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं है, सिंपलीफाई करो, खुद करो कैलकुलेशन। तो भाई ऐसा कर दिया, यहां पर ठीक लग रहा है, टाक ठीक है, m का पावर y ठीक है भाई, सबका पावर y हो जाएगा, ऊपर -2y -2z y ठीक है, -2 इसका पावर ये, इसका पावर ये, इसका पावर ये, ठीक लग रहा है मुझे, आप खुद चेक करें। तो यहां पर चलो m का पावर क्या है भाई, यहां पर है y और यहां पर है z, ओके। अच्छा जी आगे चलते हैं, l का पावर देखते हैं, l का पावर यहां पर x, यहां पर है -2y और ये भी है l, तो माइनस का z आ गया। t का पावर देखो यहाँ टाटा, ये रहा -2y और -z है ये, तो ये आ गया यो आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, क्या किया था पहले क्वेश्चन में, दोनों तरफ कंपेयर किया था, m के पावर्स को, l के पावर्स को और t के पावर्स को। तो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो कंपेयर करो, चलो m का पावर कंपेयर करते हैं, भाई इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगे क्योंकि बेस इक्वल है। m इधर भी है, इधर भी, l इधर भी, इधर भी, t इधर भी, इधर भी, बेस सेम है तो पावर्स भी, उनके पावर्स भी सेम होंगे, तभी ये करेक्ट होगा। तो यहां कंपेयर करेंगे m के पावर्स को, तो यहां पर y है प्लस z है यहां पर, और यहां पर 0 है। इक्वेशन नंबर 2,
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है, इसको 2। हमारा एम है किसी तरह से एक्स वाई जेड की में रिलेशन निकालना और इनको सॉल्व करना। ओके, वेरी गुड, करो। तो यहां पर आएगा एल के पावर को कंपेयर करो तो x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। टी के पावर को कंपेयर करो -2y माइनस जेड और इधर क्या है आपका माइनस का 1, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। भाई 3 इक्वेशन मिल गए, 3 वेरिएबल है, अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इजिली गिरा सकते हैं बिजली। और कैसे गिरा सकते हो बिजली? इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो जेड वैसे ही चला जाएगा, वाई बच जाएगा। अरे भाई बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चलो सॉल्व करते हैं इनको। तो 2 + 4 करता हूं मैं, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। गया, कट के मर गया, बचा क्या -y और -1, y इक्वल टू 1। ओके, तो वही आ गया। चलो भाई मुबारक हो, एक तो आ गया, दूसरा चाहिए तो यहीं से मिल जाएगा। तो इसको चलो मान लेता हूं, कुछ 5 मान लेता हूं, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। चलो अब यहां रख देते हैं बच्चों। तो यहां से z तो आराम से मिल गया भाई, माइनस का y, और ये आ गया आपका -1। ठीक है ना, y की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 1, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ऐसी बात होगी। इक्वेशन नंबर 6। अब बचा कौन सा? एकमात्र दुश्मन x, इससे मिलेगा वो। तो फ्रॉम 3 कैसे भी सॉल्व करो, जैसे आता है वैसे सॉल्व करो। x माइनस 2y, y की जगह पे क्या लिखोगे 1, माइनस जेड की जगह पे क्या है -1 है, इक्वल टू 3। तो चलो सॉल्व कर लो। तो x माइनस 2 और ये आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 3, तो ये -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, x इज इक्वल टू 4 आ गया। चलो भाई x y z सारे आ चुके हैं, मिल चुका है सब कुछ, फिर तो कोई टेंशन नहीं। अब ये x y z सब कुछ मिल गया, उठा के रख दो कहां पे? ऑलवेज इन इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1-2 लाइन, जो हो सकता है वही अपना आंसर होगा, और क्या। बिल्कुल सही बात है, चलो रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। चलो रख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। चलो, तो v इज इक्वल टू k और h फॉर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4। तो भाई x की जगह 4 लिख दिया। p बाय l का पावर है y क्या है भाई? 1 है, तो 1 लिखो। ईटा यहां पर ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पावर z है, z कितना है? -1। ठीक है, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू k। ठीक है, p r h फॉर 4। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में पहले से था, ये और आ जाएगा, पावर -1 है, नीचे आ गया +1, ये आ गया। तो बस इससे ज्यादा और सिंपलीफाई कर नहीं सकते। k की वैल्यू का हमें पता ही नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस से लिखना भी नहीं है, ना पूछेगा, ना एक्सपेक्टेशन है टीचर्स को कि आप लिखो। A to Z सारे आंसर k के टर्म में आएंगे। डायमेंशन एनालिसिस k के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, यही है आंसर, यही है आंसर। ठीक है, वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम may be assumed to depend on number 1 density of the medium, number 2 modulus of elasticity, then derive a formula for velocity of sound। तो ट्राई करो, आपको दिया ठीक 1 मिनट का टाइम और समय शुरू होता है। अब आप लोगों ने ट्राई किया, अब चलते हैं आगे, मिलकर करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इनमें कुछ चीजें आ रही है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आपको याद है? देखो फटाफट, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चा जानता है, LT-1 होता है। दूसरा है यहां पर, दूसरा टर्म है डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ml⁻³ ठीक है, मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L3। तीसरा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मैंने बताया था, वही होता है जो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का होता है। प्रेशर या स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया, आपको याद करो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था प्रेशर का?
फोर्स अपॉन में एरिया एम एल टी माइनस टू, बार बार यूज हो रहा है देखो, डिवाइडेड बाय ए, तो ये आ गया कितना एम एल रेज पावर माइनस वन टी रेज पावर माइनस टू। ठीक है, अगर आपको प्रेशर का याद है तो वही मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का बताया था, वही यंग्स मॉडल्स का बताया था, वही मॉडल क्या बल्क मॉडल्स का बताया था, वही मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी का बताया था, सबका सेम होता है बताया था। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, अगर दिक्कत है तो सारा बताएगा उसमें। फिलहाल हमें इनका डायमेंशन फॉर्मूला आता है, अब हम सॉल्व करते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई क्या बता रहा है बच्चों, क्या बता रहा है, तो यहां पर फिर से एज्यूम करेंगे लेट, क्या लेट 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 v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेज्ड पावर x, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज्ड पावर कुछ भी मान लिया, चलो y मान लिया। एक साथ कंबाइन करते हैं, यहाँ तो दो ही चीजें दे रखी है, दो या तीन चीजें देता है वो, दो चीजें दे रखी है तो और भी आसान, कंबाइन कर दो, तो रो रेज्ड पावर x e रेज्ड पावर y, तो v इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, चलो के से दिखा देंगे, लगा दो, के से दिखा दो, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, टक 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 टक, और क्या लिखेंगे, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब भाई एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, यहां पर तो v का डायमेंशन फॉर्मूला k का तो कुछ होता नहीं है, रो का, और पावर x लगा दो, e का पावर y लगा दो, चलो इनका रख देते हैं। तो एल टी माइनस वन होता है वेलोसिटी का, डेंसिटी का होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम m एल रेज़ टू पावर माइनस थ्री, पावर x, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी m एल रेज़ टू पावर माइनस वन टी रेज़ टू पावर माइनस टू बच्चों, पावर y। ओके, अब थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, जैसे करते थे, कोई नई बात नहीं होगी, अप्रोच डेवलप हो चुका है। एल टी माइनस वन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन करेंगे तो एम रेज़ टू पावर एक्स एल रेज़ टू पावर माइनस थ्री एक्स, यहाँ पर भी करो तो यहाँ पर आ गया एम रेज़ टू पावर वाई एल रेज़ टू पावर माइनस वाई टी रेज़ टू पावर माइनस वाई। समझे क्या, ये पावर इसका भी चला जाएगा, इसका भी, इसका भी, चलो चलो चलो, मैं चाहूं तो इसको ले सकता हूं एम रेज़ टू पावर जीरो, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, चलो m का पावर यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड करते थे, आज भी करेंगे, अभी भी करेंगे। l का पावर भी ऐसे होगा, माइनस थ्री एक्स माइनस वाई होगा, और t का पावर अकेला ही है तो भाई अकेला ही हो गया, माइनस वाई। ठीक है, दो वेरिएबल एक्स वाई और इक्वेशन मिलने वाला है तीन। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पहला तो ऐसे दिख जाएगा, मैं उल्ट भाई एम एल और टी के पावर्स कंपेयर कर रहे हैं, चलो पहले टी के पावर को कंपेयर कर देते हैं, एक शिकार तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ टी, तो माइनस वाई इधर है टी का पावर, और इधर क्या है माइनस वन है, लो जी हो गया जी, यही आएगा ना। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं घोटाला तो नहीं है यहाँ पर माइनस टू था, ठीक है माइनस टू था, यहाँ पर माइनस का टू लिखना चाहिए आपको, तो माइनस टू, कोई बात नहीं माइनस टू, तो ये आ जाएगा हाफ आ जाएगा, यहाँ पर सही से लिख लो। तो इधर माइनस टू वाई और इधर है माइनस वन, तो वाई इक्वल टू हाफ आ जाएगा, चेक कर लिया करो। अब वाई मिल गया, एक्स निकालना आपको, कोई भी ले लो, चलो यही वाला ले लेता हूँ, एम का पावर इधर और इधर बराबर, तो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम, तो ये जीरो। ठीक है, तो चलो भाई y चाहिए, तो यहाँ पर y तो पता ही है, x चाहिए तो माइनस का y, तो माइनस y क्या है यहाँ पर हाफ है, तो आप लिख दो। अरे बड़ा शरीफ था भाई, बहुत आसानी से आ गया। एक बार t का पावर कंपेयर किया, y आ गया, m का पावर कंपेयर किया, x आ गया, लो जी लो। इससे आसान दुनिया में कुछ है क्या, नहीं है। चलो अब रख देते हैं भाई, इनकी वैल्यूज रखो, अब समय आ गया जश्न का, इनकी वैल्यू रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर वन, चलो भाई रखो, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर वन, तो क्या आएगा, तो v इज इक्वल टू के रो रेज फॉर x, x एच माइनस हाफ, e रेज फॉर y वडी y e रेज फॉर y एच हाफ। तो भाई इसको लिख सकते हैं हम लोग के, क्या लिख सकते हैं के, ये पावर नेगेटिव है, नीचे ले चलो, पहले नीचे ले चलो, पावर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा,
अब यहां पे लिख सकते हैं के ई रेस्ट पावर हाफ का मतलब होता है रूट ई, और ये भी रूट आएगा रो, एक ही रूट में लिखना है, लिख लो, वही लास्ट लाइन है, लिख सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकली करेक्ट है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी हो गया शिकार, ऐसे करते हैं शिकार, है ना।